बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन फाइनेंस के हवाले से है और ये हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग लेक्चर सीरीज है। और इसके आज के लेसन में हमने प्राइस टू बुक वैल्यू या प्राइस टू बुक P/B या PB रेशो की बात करते हैं। तो PB रेशो की जब भी बात होती है तो आप प्राइस टू बुक वैल्यू, अब यहाँ पे प्राइस से मुराद है मार्केट प्राइस और बुक से मुराद है जो बुक में हम किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू शो करें। लेट्स सपोज हमने कोई चीज बाय की थी 5000 की और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह लगाने के बाद 2-3 साल बाद हमने देखा उसकी वैल्यू शो हो रही है 3000। अब मार्केट में हम लेने जाते हैं तो वो हमें मिल रही है 9000 की। सो हम ये कह सकते हैं कि अब इसकी रेशो अगर बना लें, यानी कि 3000 बुक्स में है और 9000 मार्केट में, 3 जीरो थे 3 जीरो गई, 3 1 और 3 3। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर जितनी भी बिजनेस की वर्थ है, लेट्स सपोज 25, तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 उसको पे कर दें। अब 25 मिलियन है तो मल्टीप्लाई बाय 3 और उसके 75 मिलियन वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर उसकी वर्थ है 100, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 300। सो हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल जाती है कि ओवरऑल बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनकी जो वर्थ शो हो रही है बुक्स में, अगर मार्केट में जाते हैं तो उसकी क्या प्राइस है। अगर यहाँ पे ये वाइस वर्सा हो जाती है कि लेट्स सपोज आप जाते हैं मार्केट के अंदर और उस की वर्थ होती है, यहाँ पे बुक्स में शो हो रही है 3000 और उसकी मार्केट के अंदर 1000 है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने ओवर वैल्यू किया हुआ है, बिजनेस ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे क्या था, बिजनेस अंडर वैल्यूड थी। जब बुक्स में वैल्यू कम शो हो रही है तो हम कहते हैं कि ये बिजनेस अंडर वैल्यूड है और जो उसकी बुक्स में चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 3000 शो हो रही मार्केट में, उसकी वैल्यू 1000 है, तो हम कहते हैं कि ओवर वैल्यूड है। तो हम किससे कंपैरिजन करते हैं, मार्केट के साथ। सो इसी के तनाजुर में हमने आज की डिस्कशन को आगे लेके चलना है। द प्राइस टू बुक यानी कि मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो इज वाइडली यूज्ड, इसको वसी पैमाने पर हम इस्तेमाल करते हैं और ये फाइनेंशियल मैट्रिक है दैट कंपेयर्स, हमें क्या कंपेयर करता है, कंपनीज मार्केट वैल्यू कि कंपनी की मार्केट में क्या वैल्यू टू इट्स बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू क्या शो हो रही है इसके एसेट्स की। इट हेल्प्स, किसकी मदद करती है, इन्वेस्टर्स यानी जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिटरमिन वेदर अ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड कि उसकी बुक वैल्यू क्या और मार्केट के अंदर उसकी क्या प्राइस है। सो हमें पता, फिर जब हम कंपेयर करते हैं तो पता चल जाता है कि अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है, यानी कि अगर मार्केट में उसकी वैल्यू 3000 एक चीज की है तो बुक्स में भी 3000 शो हो रही है तो हम कहेंगे फेयरली वैल्यूड है। और अगर हम कहेंगे ओवर वैल्यूड रिलेटिव टू इट्स एसेट्स कि इसकी वैल्यू अगर बुक्स में देखें तो अगर मार्केट के अंदर 3000 है और बुक्स में देखें तो 6000 है, तो ये ओवर वैल्यूड है। सो ये हमें इन्वेस्टर्स जो है वो इन चीजों को देखने के बाद डिसीजन कर सकते हैं कि अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर सिनेरियो क्या चल रहा है, उसको इन्वेस्ट करते हुए ये चीजें जब नॉलेज में होती हैं तो वो अच्छा डिसीजन ले सकता है। सो द प्राइस टू बुक रेशियो इज पार्टिकुलरली यूजफुल, कब ये इस काबिल इस्तेमाल होती है, ये फायदा देती है फॉर इवेल्युएटिंग कंपनीज, जब हम कंपनी को वैल्यू कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू डिटरमिन कर रहे होते हैं। और इन कैपिटल इंटेंसिव, यानी कैपिटल इंटेंसिव कौन सी होती है, जिसके अंदर लोगों ने सारी इन्वेस्टमेंट की होती है और उन्होंने डेट नहीं लिया होता, कर्जा नहीं लिया होता, बल्कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं का ही पैसा उसमें इन्वेस्टेड है। सो उसको हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, सच एज बैंकिंग, बैंक के अंदर भी ये जिसका अपना पैसा होता है वही उसने पैसा रखा होता है, कोई और डेट लेके उसके अंदर नहीं रखते। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग की कोई जो कंसर्न है, इसी तरह से रियल एस्टेट की बात करते हैं तो कोई कर्जा लेके उससे प्रॉपर्टी नहीं खरीदता। वेयर एज एसेट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन बिजनेस ऑपरेशन, जबकि ये जो बिजनेस के अंदर एसेट्स होते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए उनका अहम रोल होता है। सो फार्मूला क्या है प्राइस टू बुक वैल्यू का, तो इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। पीबी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर, तो आपने ये बात याद रखनी, मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू कैसे हम पर शेयर के हिसाब से देख सकते हैं। सो मार्केट प्राइस पर शेयर से क्या मुराद है, द करंट प्राइस एट विच स्टॉक आर ट्रेडिंग, यानी कि आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं तो एक XYZ कंपनी है तो उसका कोई भी जो शेयर है उसकी जो ट्रेडिंग हो रही है किस प्राइस पे हो रही है हमें पता चल जाता है, मार्केट के अंदर जाके ऑब्जर्व कर लेते हैं। आज तो इंटरनेट के दौर है तो आप इंटरनेट पे भी उसको देख सकते हैं किस वैल्यू पे वो ट्रेड हो रहा है।
किसी भी कंपनी का एक शेयर। सो बुक वैल्यू पर शेयर हम कैसे डिटरमिन करते हैं? द टोटल बुक वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी की टोटल बुक वैल्यू जितने भी एसेट्स वगैरह उसके अंदर हैं तो उसकी कितनी शो हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं जो मार्केट में फ्लोटेड हैं और फुली पेड अप हैं तो उनके ऊपर हम डिवाइड कर लेते हैं। सो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, यहाँ पे टोटल ये आ जाता है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, तो हमारे पास आ जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। अच्छा जी, हमारे पास कुछ अंडरस्टैंडिंग करें कि रेशियोज किस तरह की हो सकती हैं। कुछ हाई रेशियोज हो जाती हैं, यानी जब वैल्यू आपकी देखें प्राइस टू बुक वैल्यू, तो जब मार्केट की प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा होगी तो रेशियो 1 से ऊपर होगी, क्योंकि अब लेट्स सपोज 100 वैल्यू है मार्केट के अंदर और 50 वैल्यू है बुक के अंदर, तो हम क्या कहते हैं 2, जो कि 1 से बड़ा है। सो ग्रेटर देन 1 होगा तो इट्स मीन के हाई पी टू बी रेशियो, यानी कि जो बुक के अंदर वैल्यूज हैं उनसे प्राइसेस ज्यादा हैं मार्केट के अंदर, तो हम क्या कहते हैं कि ये रेशियो 1 से ग्रेटर हो जाती है। सो इंडिकेट्स दैट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द कंपनीज एसेट्स टू जनरेट स्ट्रॉन्ग फ्यूचर रिटर्न। चूंकि प्राइस ज्यादा है बुक वैल्यू के एसेट से, सो हमें ये मालूम हो जाता है कि एक्चुअली बिजनेस की वर्थ ज्यादा है, मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा हैं बुक वैल्यू से, तो हम ये क्या कहते हैं, इन्वेस्टर उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो ज्यादा जनरेट करेगी। अच्छा जी, मे आल्सो सजेस्ट दैट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड रिलेटिव टू इट्स बुक वैल्यू, कि बुक वैल्यू के अंदर चीजें शो हो रही हैं, मार्केट के अंदर उनकी प्राइस ज्यादा है, तो अब एक्चुअल होना जरूरी है कि ये एक्चुअल है या ये एक्चुअल है। सो लो पीबी रेशियो कौन सी हो सकती है? इंडिकेट्स दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, चूंकि जो स्टॉक की एक्चुअल प्राइस है, यहां पे हम ये बुक वैल्यू से इंट्रिंसिक मुराद लें तो चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। जब ये एक्चुअल वैल्यू हो बुक की और प्राइस जो डिटरमिन करते हैं या मार्केट के अंदर प्राइस होती है वो डिफरेंट होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है या इंट्रिंसिक वैल्यू है असल में वो बुक वैल्यू है। वो लेट्स सपोज 50 की है और मार्केट के अंदर 100 की बिक रही है, तो क्या है, मार्केट के अंदर जो बिकने वाली चीज है ओवर वैल्यूड है, एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी 50। तो अगर बाद का ये भी होता है कि एक्चुअल वैल्यू जो मार्केट के अंदर आप इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमिन करते हैं तो आपको बुक की वैल्यू का पता चलता है कि बुक वैल्यू इंट्रिंसिक पे है या वैसे ही अंडर वैल्यूड की गई है। सो ये एक सब्जेक्टिव पैटर्न होगा, इसके बीच में रहते हुए आपने डिसीजन करना है कि जो बुक वैल्यू आपको शो हो रही है ये एक्चुअल है तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो मार्केट की प्राइस ऊपर होगी तो इट्स मीन के ओवर वैल्यूड है। लो पीबी रेशियो कब होती है? जब प्राइस मार्केट के अंदर कम होती है और बुक्स के अंदर ज्यादा शो हो रही होती है। इंडिकेट्स दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और दैट कंपनी मे हैव फाइनेंशियल चैलेंजेस, कि उसके अंदर फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं और उनके स्टॉक कोई खरीदना नहीं चाहता, इसलिए मार्केट के अंदर उनकी डिमांड कम है, डिमांड कम होने की वजह से प्राइस डाउन चली गई है, तो ये शो करता है। कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर वैल्यू इन्वेस्टर इफ द कंपनी हैज स्ट्रांग फंडामेंटल, कि बिजनेस को अगर सही तरीके से इवैल्यूएट किया जाए तो बिजनेस इतना बुरा नहीं है, उसके एसेट्स की वर्थ ज्यादा है, मार्केट के अंदर उसकी प्राइस कम है, फ्यूचर में ये ज्यादा ग्रो करेगी, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अच्छा, कुछ हमारे पास एक एग्जांपल के जरिए से अंडरस्टैंड करते। सपोज अ कंपनी हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल डाटा, मार्केट प्राइस पर शेयर है $40, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है $500, मिलियन में है, ये टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो 50 हैं जो कि मिलियन में हैं। सो हम बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं तो 500 टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी है, टोटल नंबर ऑफ शेयर 50 है, मिलियन से मिलियन डिवाइड हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 50, सो ये 10 मिलियन में आ जाती है। 10 मिलियन है बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से बात करते हैं तो। और नाउ कैलकुलेट पीबी रेशियो, तो पीबी रेशियो जब हम देखते हैं तो 40 डॉलर है पर शेयर के हिसाब से और एक शेयर की प्राइस कितनी है $10, सो $4 इसकी रेशियो आ जाती है 4, जो कि 1 से ग्रेटर है, यानी कि मार्केट के अंदर प्राइस ज्यादा चल रही है, बुक के अंदर कम। सो दिस मीन्स द इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे $4 फॉर एवरी $1, यानी कि जो बुक के अंदर $1 शो हो रहा है उसके बदले में वो $4 पे करना चाहेगा ऑफ बुक वैल्यू द कंपनी होल्ड्स। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अ पीबी रेशियो ग्रेटर देन 1, जब ग्रेटर देन 1 होता है इट्स मीन के प्राइस
मार्केट के अंदर ज्यादा है, सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स हैव कॉन्फिडेंस इन कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो कम है लेकिन उसके रेवेन्यू जनरेट करने का या उसकी एफिशिएंसी बेहतर है, इसलिए कॉन्फिडेंस है, वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। दूसरी क्या कंडीशन होती है, अ पीबी रेशियो लेस देन 1 में इंडिकेट एन अंडर वैल्यूड स्टॉक, कि प्राइस जो मार्केट के अंदर है वो कम है, बुक्स के में उसकी वैल्यू ज्यादा है, बट इट कैन सजेस्ट द पोटेंशियल रिस्क द कंपनीज बिजनेस मॉडल फॉर फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि उसके अंदर डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर और इस वजह से उसके खरीदार नहीं है उन शेयर्स के, इसलिए उसकी कीमत कम हो चुकी है, बुक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। एक्चुअली एसेट की वैल्यू या स्टॉक की वैल्यू 100 है, मार्केट के अंदर वो 80 का बिक रहा है, इट्स मीन के वो वैल्यू से कम पे बिक रहा है और उसको रिस्क मौजूद है, और अच्छा इन्वेस्टर होगा तो उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की बेसिस पे वो देख सकता है इसके अंदर पोटेंशियल भी ग्रो करने का है। अच्छा, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अल्टीमेटली प्राइस टू बुक वैल्यू को या इस रेशो को अफेक्ट करते हैं। एक तो इंडस्ट्री टाइप टू टाइप वेरी करता है, एक इंडस्ट्री है उसकी पीबी रेशो बेहतर होती है, दूसरी पीबी रेशो कम होती है। एसेट्स हैवी इंडस्ट्रीज यानी कि वो इंडस्ट्रीज जिनके अंदर एसेट्स ज्यादा होते हैं या इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, टिपिकली हैव लोअर पीबी रेशो, यानी कि उनकी रेशो जो एक्चुअली एसेट्स ज्यादा होते हैं, प्राइस कम शो हो रही होती है, उनकी पीबी रेशो कम होती है। इकोनॉमिक कंडीशन भी इंपैक्ट करती है पीबी रेशो को। इकोनॉमिक डाउन टर्न्स कैन लोअर बुक वैल्यूज एंड अफेक्ट द रेशो। सो जब इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी होती हैं तो पीबी रेशो डाउन चली जाती है, ये भी फैक्टर है। कंपनी की परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है, अगर अच्छा परफॉर्म कर दी तो पीबी रेशो बेहतर होती है। हाई रिटर्न ऑन एसेट्स मे जस्टिफाई अ हाई पीबी रेशो, यानी पीबी रेशो हाई होने की ये भी वजह होती है कि जो उसके एसेट्स हैं उनके ऊपर रिटर्न ज्यादा दे रहे हैं, वो उनके प्रॉफिट्स काफी अच्छे हैं, इसलिए पीबी रेशियो हाई है। इंटेंजिबल एसेट्स जब बिजनेस के ज्यादा हो तो फिर क्या है, कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हैव हाई पीबी रेशियो डिस्पाइट लो टेंजिबल बुक वैल्यूज, क्योंकि उसके इंटेंजिबल एसेट्स की वर्थ अपनी है, उसका एक अपना ब्रांड है, उसका एक अपना नाम है, एक्चुअली उसके इतने एसेट्स मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी उसकी पीबी रेशियो हाई आ रही है ड्यू टू इट्स ब्रांड। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जहां पे पीबी रेशियो आपका सही काम नहीं करती, आपको एहतियात करनी चाहिए अप्लाई करते हुए। डज नॉट कंसीडर फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर अर्निंग को कंसीडर नहीं करती, इसलिए पीबी रेशियो के ऊपर टोटली रिलाई करना और फ्यूचर ट्रेंड को ना देखना भी अनजस्टिफाइड होता है और आप गलत डिसीजन टेकिंग कर सकते हैं। अनलाइक द पीई रेशियो डज नॉट फैक्टर इन द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि पीई रेशियो जो है वो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करती है, जबकि पीबी रेशियो जो है वो फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट नहीं करती। तो यहां पे अपनी मोहतात करनी है पीई रेशियो और पीबी रेशियो के दरमियान में। इग्नोर्स इनटेंजिबल एसेट्स, ज्यादातर ये होता है कि इनटेंजिबल एसेट्स को इग्नोर कर दिया जाता है जब पीबी रेशियो को हम देख रहे हैं। सो कंपनीज विद वैल्यूएबल ब्रांड्स, पैटेंट्स और गुडविल मेक अपीयर ओवर वैल्यूड बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, चूंकि जब आपके ब्रांड्स होते हैं या पेटेंट्स या गुडविल बेहतर होती है तो उसके इतने एसेट्स की वर्थ नहीं होती जो एक्चुअली उसके फिजिकल एसेट्स होते हैं, लेकिन वो फिर भी हाई शो कर रही होती है पीबी रेशियो, तो आपने एहतियात करनी है बीइंग एन इन्वेस्टर। सो इंडस्ट्री डिफरेंस भी मैटर करता है, पीबी रेशियोज वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस इंडस्ट्री मेकिंग कंपैरिजन डिफिकल्ट। बात औकात आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पीबी रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं तब भी आप गलती कर जाते हैं। आप विद इन इंडस्ट्री देखें कि क्या ट्रेंड है और आउटसाइड ऑफ इंडस्ट्री जब जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री रिलेटेड डिफरेंस आ रहा है। सो अगर अपने टॉपिक को हम कंक्लूड करें, द प्राइस टू बुक वैल्यू या बुक रेशियो is a valuable financial metric for evaluating company's stock price relative to its book value, यानी कि जो स्टॉक की प्राइस है और बुक की क्या वैल्यू डिटरमिन हो रही है, इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, हाई क्यों होती है, लो क्यों होती है, क्या लिमिटेशंस हैं, कौन सी ये फैक्टर्स को डिटरमिन करती है या कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, ये हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इट इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर ये चीज बड़ी मैटर करती है, उनके ऊपर आप पीबी रेशियो के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। हाउएवर इन्वेस्टर शुड यूज द पीबी रेशियो इन कॉम्बिनेशन विद अदर वैल्यूएशन मैट्रिक्स सच एज द पीई रेशियो एंड आरओई रेशियो। तो हमने पहले भी आरओई रेशियो के ऊपर बात की है, पीई रेशियो पे हमने बात की, तो उनके साथ आपने इनको देखेंगे तो एक इन्वेस्टर अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो ये था आज का हमारा सेशन। अब हम चलते हैं क्विज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द प्राइस टू बुक रेशियो मेजर? ऑप्शन ए है अ कंपनीज टोटल रेवेन्यू, ऑप्शन बी अ स्टॉक्स वैल्यूएशन रिलेटिव टू इट्स बुक वैल्यू, ऑप्शन सी अ कंपनीज नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑप्शन डी अ कंपनीज कैश फ्लो।
Right option is B, a stock's valuation relative to its book value. Question number 2. How is the PB ratio calculated? Option A, market price per share divided by total assets. Option B, total price per share, market price per share divided by book value per share. Option C, earnings per share, EPS divided by price, market price per share. Option D है net income divided by market price per share. Right option is B, market price per share divided by book value per share. Question number 3. If a company's stock is trading at $50 per share and its BVPS यानी कि book value per share is $25, what is its PB ratio? 1, 2, 3, 4. Right option is 2. Question number 4. A BB ratio less than 1 generally indicate option A, the stock is overvalued. Option B, the stock is undervalued or facing financial difficulties. Option C, the company has high future earnings potential. Option D, the company is experiencing rapid growth. Right option is the stock is undervalued or facing financial difficulties. Question number 5. What could be a reason for a high profit price to book ratio? The company has a weak financial position. Option B, investors expect strong future growth. Option C, the company's assets have depreciated. Option D, the stock market is declining. Right option is B, investors expect strong future growth. Question number 6. The price to book ratio is especially useful for evaluating companies in option A, technology startups. Option B, service based industries. Option C, capital intensive industries like banking and manufacturing. Option D, entertainment and fashion industries. Right option is C, capital intensive industries like banking and manufacturing. Question number 7. Which of the following statements about the PB ratio is false? Option A lower PB ratio always means the stock is good investment. Option B, PB ratio ignores intangible assets. Option C, PB ratio is useful for asset heavy industries. Option D, a high PB ratio may indicate growth potential. Right option is A, lower PB ratio always means the stock is good, a good investment. Question number 8. If a company increases its shareholders' equity while its stock price remains constant, what happens to the PB ratio? It increases. Option B, it decreases. Option C, it remains unchanged. Option D, it becomes 0. Right option is it decreases. Question number 9. A company with a negative book value will have a PB ratio that is positive and high. Option B, 0. Option C, negative or meaningless. Option D, equal to 1. Right option is negative or meaningless. Question number 10. Which of the following limitations of the PB ratio is true? Option A, it includes future earnings potential. Option B, it considers intangible assets. Option C, it is less useful for technology and service based firms. Option D, it is the only valuation metric needed for investment decisions. Option C is right, it is less useful for technology and service based firms. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड होता है। खुदा हाफिज़।